के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। इनिशियली हमने बात की थी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बता चुका हूँ, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। इसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो एम्स क्या होते हैं, मकसद क्या होता है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ईज़ हो जाती है, स्टडी करने में आसान हो जाता है। अब प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब किन चीज़ों के ऊपर बेस करके हम ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखेंगे या ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से अलग रखेंगे। तो दो हमने वर्ड्स पढ़े थे, एक था सिमिलर एंड सिमिलर कैरेक्टर्स और दूसरा था डिसिमिलर कैरेक्टर्स। तो यही प्रिंसिपल होता है क्लासिफिकेशन का। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जिनके सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, बुनियादी कैरेक्टर जो है वो सिमिलर होते हैं, या बॉडी के फंक्शंस जो है वो सिमिलर होते हैं, उन्हें हम मिलाकर एक साथ रख देते हैं और बाकियों को बाकियों को अलग कर देते हैं ना। किस किस तरीके से, एक होती है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली हम कहते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी को। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उन्हें हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कहते हैं। बाहर से देखने में कैसा है, फॉर एग्जांपल इंसान की अगर हम बात करें तो बाहर से देखने में नज़र आ रहा है कि एक चेहरा है, एक जो है वो थॉरेक्स है, एक एब्डोमेन है, 4 जो है वो लिम्स हैं, जिसमें 2 अपर लिम्स हैं, हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है, उनके अंदर कितनी उंगलियां हैं, स्किन का कलर कैसा है, बाल कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल फीचर्स आते हैं जिन्हें हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी कहते हैं। तो इनकी बेसिस के ऊपर आप कर सकते हैं। देन हमारे पास 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। होमोलोगस वो होते हैं कि जो बाहर से दिखने में डिफरेंट नज़र आते हैं, फंक्शन डिफरेंट करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी बनावट जो है, इंटरनल डिज़ाइन जो है उनका, वो सिमिलर होता है। तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। जबकि इसके बरक्स एक और तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एनालॉगस कहते हैं। एनालॉगस वो होते हैं कि जो फंक्शन जो है वो सेम करते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। बुक के अंदर अगर आप डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास एनालॉगस है, ये दोनों जो है ये एनालॉगस हैं। अगर आप इसकी बनावट देखें, ये बैट का विंग है, और इसकी बनावट देखें, ये बटरफ्लाई का विंग है, तो ये दोनों जो है स्ट्रक्चर वाइज जो है वो डिफरेंट है, इनकी बनावट डिफरेंट है, बट दोनों का फंक्शन सेम है। दोनों फ्लाइट के काम आते हैं, दोनों उड़ने के काम आते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो दिखने में डिफरेंट हो, जिनकी जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो बट फंक्शनली सेम है, फंक्शन इन दोनों का सेम है, तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। और ऐसे ऑर्गन्स के जो दिखने में जो फंक्शनली डिफरेंट हो, काम डिफरेंट करें, लेकिन दिखने में उनकी इंटरनल डिज़ाइन जो है, अंदर की बनावट जो है वो एक जैसी हो, सिमिलर हो, तो वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अगर आप इन 4 स्ट्रक्चर्स को देखें तो बाहर से देखने में ये बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएंगे, काम ये बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। बैट जो है ये अपने विंग को उड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, वेल जो है अपने फ्लिपर को स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करती है, कैट जो है वो चलने के लिए, और इंसान जो है वो डिफरेंट कामों के अंदर अपना हाथ इस्तेमाल करता है। तो इनका फंक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट इनका इंटरनल डिज़ाइन अगर आप देखें, इस वाले पार्ट के अंदर सब में एक एक हड्डी आपको नज़र आ रही है, ये वाइट वाली। उसके बाद आपको 2 हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, एक ऑरेंज के येलोइश बनाई है, एक वाइट बनाई है। यहाँ भी अगर आप देखें तो एक ऑरेंज और एक वाइट, एक ऑरेंज और एक वाइट, 2 हड्डियाँ। यहाँ पर भी 2 हड्डियाँ हैं। उसके बाद कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये छोटी छोटी हड्डियाँ यहाँ पे, ठीक है, ये छोटी छोटी हड्डियाँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर 5 जो है हमें बड़ी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है, 4 या 5 बड़ी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। तो इंटरनल डिज़ाइन जो है वो सिमिलर है, सेम नहीं है, क्योंकि आप बनावट अगर आप देखें, लेंथ अगर आप देखें तो वो डिफरेंट है, लेकिन सिमिलर डिज़ाइन है, लेकिन फंक्शनली डिफरेंट है, तो ये होमोलोगस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या था, फंक्शन जो था वो सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो था वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर सिमिलर है और जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर है, फंक्शन डिफरेंट है। तो इनकी बेसिस के ऊपर भी आप ऑर्गेनिजम्स को एक साथ या एक दूसरे से अलग रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, हैव यू सीन द आर्म ऑफ अ मैन, ठीक है, ये आर्म है मैन का, एंड विंग ऑफ अ बर्ड, तो विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस। तो ये तो बर्ड का जो विंग है वो उड़ने के काम आता है, और इंसान का जो आर्म है वो डिफरेंट कामों में इस्तेमाल होता है। तो फंक्शन डिफरेंट हो गया, जब फंक्शन डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी इंटरनल आप डिज़ाइन देखेंगे तो आपको सिमिलर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर के अंदर आता है ना। समटाइम्स इट्स इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आप ऑर्गेनिजम्स को मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बेसिस के ऊपर डिवाइड नहीं कर सकते ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। यानी एक्सटर्नली आपको, फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो
आप जो है उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी, क्योंकि उसकी मॉर्फोलॉजी है ही नहीं इतनी ज़्यादा कोई ख़ास, सिंपल यूनिसेलुलर सेल है। या इवन अगर आप बात करें बड़े ऑर्गेनिज्म की, आपको नहीं समझ आ रहा कि दो ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें आप किस फीचर की बेसिस के ऊपर साथ रखें या अलग रखें, तो फिर आप दूसरे टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे टूल्स के अंदर एक टूल है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर ये होता है कि सेल की स्टडी की जाती है। साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी को कहते हैं, सेल की स्टडी को कहते हैं। तो इसके अंदर करते ये हैं कि सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स को आपने अलग अलग किया किस बेसिस के ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स को आप साइटोलॉजी की बेसिस के ऊपर भी क्लासीफाई करते हैं। प्लांट का सेल जो है उसके अंदर आपको सेल वॉल नज़र आती है, एनिमल के सेल के ऊपर आपको सेल वॉल नज़र नहीं आती, ठीक है। एनिमल के सेल के अंदर आपको लाइसोसोम नज़र आते हैं, प्लांट्स के सेल के अंदर लाइसोसोम नज़र नहीं आते। एनिमल के सेल के अंदर आपको सेंट्रियोल नज़र आते हैं, प्लांट के सेल के अंदर सेंट्रियोल नज़र नहीं आते। तो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्लांट्स के सेल में हैं और डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो हैं वो एनिमल के सेल में हैं। तो आप ऑर्गेनिजम्स को इस बेसिस के ऊपर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। बैक्टीरिया की अगर आप बात करें तो बैक्टीरिया को भी सेल के शेप की बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं। अगर बैक्टीरिया सर्कुलर सा होता है तो उन्हें अलग क्लासिफिकेशन में डालते हैं, इन्हें कोकाई कहते हैं। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप होता है तो उसे अलग क्लासिफिकेशन के अंदर डालते हैं। स्प्रिंग की तरह का होता है तो उसे अलग। तो डिफरेंट बैक्टीरिया को हम साइटोलॉजी के बेसिस के ऊपर भी, सेल की बेसिस के ऊपर भी क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं और सेल की लुक के ऊपर भी कर सकते हैं। एक और जो हमारे पास है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर बेसिकली ये करते हैं कि जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको स्टडी किया जाता है। अब डीएनए जो है हमारा वो एक तरह का मॉलिक्यूल है जो खुद छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक इसके अंदर ये 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक अदद रिंग लगा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, और कार्बन नंबर 5 के ऊपर लगा हुआ होता है फॉस्फेट। ये है एक न्यूक्लियोटाइड। इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तब जाके आपका आरएनए भी बनता है, तब जाके आपका डीएनए भी बनता है। 9th क्लास के अंदर इतना डिटेल के अंदर ये नहीं दिए हुए टॉपिक, अगर आपने डिटेल में समझने हैं तो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा। उसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, तो वहाँ से जाके कवर कर लें। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये मिलकर डीएनए बनाते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए है अगर आपके पास, जिसमें 2 धागे होते हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। तो जेनेटिक्स के अंदर आप यही करते हैं कि डीएनए के अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, किस सीक्वेंस में, वो स्टडी करते हैं। तो इसकी बेसिस के ऊपर भी आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कैरेक्टर बनना है, जो भी चीज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बननी है, उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। डीएनए बेसिकली रेसिपी होती है, और डीएनए बेसिकली रेसिपी होती है, और जो चीज़ बन के आती है वो डिश होती है। तो डिश की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रेसिपी में होती है। तो जेनेटिक्स की बेसिस के ऊपर भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फंगस की बात करें तो फंजाई के कुछ कैरेक्टर प्लांट से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर एनिमल से मिलते हैं, लेकिन इन्हें अलग रखा गया। क्यों अलग रखा गया? क्योंकि इनका डीएनए जो है वो मैच नहीं कर रहा था ना प्लांट से ना एनिमल से। तो अगर मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर आप ना कर सकें, ठीक है, होमोलोगस या एनालॉगस स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ना कर सकें, तो साइटोलॉजी की बेस के ऊपर ना कर सकते, तो जेनेटिक्स। तो डिफरेंट तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में, ठीक है। तो साइटोलॉजी के अंदर सेलुलर स्टडी आ गई, जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। इसके अलावा डेवलपमेंटल पैटर्न, एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स की लाइफ स्टार्ट होती है स्पर्म और ओवम से। ये जब मिलते हैं तो जाइगोड बनता है। जाइगोड एक सेल होता है, ये डिवाइड करता है तो 2 सेल बनते हैं, फिर 4 सेल बनते हैं, फिर 8 सेल बनते हैं। उसके बाद एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप कहते हैं मोरोला। उसके बाद एक और स्टेज आता है जिसमें 2 लेयर्स बनती हैं जिसे आप कहते हैं ब्लास्टोला। उसके बाद गैस्ट्रोला। तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो है आपको ये पैटर्न्स सिमिलर मिलता है। तो डेवलपमेंटल पैटर्न की बेसिस के ऊपर भी जब ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो किस तरह से बन रहा है, किस पैटर्न से बन रहा है, इस बेसिस के ऊपर भी आप ऑर्गेनिज्म को साथ ही अलग रख सकते हैं। एक और है जो कि बायोकेमिस्ट्री है, किसी भी बॉडी के अंदर किस तरह की प्रोटीन्स, किस तरह के लिपिड्स, किस तरह के कार्बोहाइड्रेट, किस तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, इनकी बेसिस के ऊपर भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है।